शूट, कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। ये शब्द उस इंसान के थे जिसने पूरी दुनिया में क्रांति की एक नई मिसाल कायम कर दी। मौत के सामने कह दिए गए ये अल्फाज उस इंसान की रूह को बयां करते हैं जिसने इतिहास पर अमर निशान छोड़ दिया। चे ने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, उन्होंने क्रांति की वो आग जला दी जो उनके जाने के बाद भी दशकों तक जलती रही। बचपन से ही उन्होंने प्रश्न उठाया, अथॉरिटी को चुनौती दी। वही बगावत उनकी पहचान बन गई। 15 साल की उम्र में जब उन्हें कॉलेज की तरफ से एक पॉलिटिकल रैली में जाने को कहा गया, तब चे ने कहा, रैली में जाऊं ताकि पुलिस मुझे डंडे मार के भगा दे? अगर मुझे रैली में भेजना है तो एक गन दे दो। अर्नेस्टो चे गवारा ने अपनी जिंदगी अमेरिका के प्रभाव से देशों को आजाद करने में लगा दी। उन्होंने क्यूबा का ना होते हुए भी इस देश को आजाद करने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इन्होंने ना सिर्फ क्यूबा बल्कि और भी कई देशों की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें नायक मानते हैं, कुछ उन्हें जिद्दी क्रांतिकारी। मगर कुछ देश ऐसे भी थे जिनके लिए वो महज एक टेररिस्ट ही थे। क्यूबा की क्रांति के बाद वो चाहते तो सत्ता में रहकर पूरी जिंदगी आराम से गुजारते, पर उनका सपना सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था। उनका लक्ष्य था पूरी दुनिया से पूंजीवाद मिटा देना। अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी कहा, जबकि कम्युनिस्ट देशों ने क्रांतिकारी। मगर सच कहीं बीच में था, क्योंकि इंसान को एक शब्द में समझा नहीं जा सकता। चे गुवेरा का असली नाम एर्नेस्टो राफेल गुवेरा था। 14 जून 1928 रोसेरियो, अर्जेंटीना में जन्मे चे एक सुखद परिवार में पले बढ़े। उनके फादर का नाम एर्नेस्टो गुवेरा लिंच था और उनकी मदर का नाम सीलिया दे ला सेरना ये योसा था। 5 बच्चों में ये सबसे बड़े थे। भले ही इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था, पर इनके एंसेस्टर्स आयरलैंड के थे। उन्होंने बचपन में अपनी दादी से आयरलैंड की कहानियां सुनी थी और बड़े होते होते इन्होंने आयरलैंड के बारे में इतना पढ़ा जिसकी वजह से उन्हें आयरलैंड के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल मालूम थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने घर में पढ़ी हर किताब को पढ़ डाला था। चे अपना आधे से ज्यादा वक्त घर की लाइब्रेरी में ही बिताते। इन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने का भी बहुत शौक था। इसके लिए इन्होंने अपने घर के गैराज में एक लेबोरेटरी भी बनाई हुई थी। उन्हें बचपन में ही एस्मा हो गया था, मगर फिर भी वे एक बेहतरीन एथलीट, स्विमर, साइकिलिस्ट, फुटबॉलर, शूटर थे। इसके साथ ही वे नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर भी थे। यही नहीं, चे ने अपने फादर से कमाल का चेस खेलना भी सीखा था। इनका पोएट्री और पॉलिटिक्स दोनों में इंटरेस्ट था। इस वजह से इन्होंने पाब्लो नरूडा, जॉन कीट्स, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे कई लीडर्स को बचपन में ही पढ़ लिया था। इसी वजह से चे नॉलेज के मामले में अपनी उम्र के बच्चों से कई कदम आगे थे। 1948 में चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एरीज मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया। इसी वक्त चे के मन में दुनिया घूमने का आइडिया आया और उन्होंने दुनिया के 2 टूर किए, जिसके बाद उनका नजरिया ही बदल गया। इन्होंने अपना पहला सफर नॉर्दर्न अर्जेंटीना के रूरल प्रोविंसेस तक किया, जो कि लगभग 4500 किलोमीटर का था। ताज्जुब की बात यह है कि चे ने यह सफर अपने बाइसिकल पे लगे छोटे इंजन की मदद से अकेले ही तय किया था। फिर कुछ सालों के बाद चे 8 महीनों के लिए अपने दूसरे सफर पर निकल गए। ये ट्रिप उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ट्रिप पर वे अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ 1952 में गए थे। इस सफर के दौरान चे ने कई देश, शहर और गांव घूमे। हर जगह इन्हें कई चीजें जानने और सीखने को मिली, लेकिन एक चीज जिसने इन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया वो थी पेजेंट्स, फार्मर्स और गरीबों की हालत। इन्होंने लोगों को घंटों कड़ी धूप में काम करने के बाद भी बगैर चादर के सोते हुए देखा। सड़कों पर भूखे लोते हुए बच्चों को भी देखा। इन्होंने ये देखा कि कैसे पूंजीवाद के चलते अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब। ये क्लास डिफरेंस उनके जहन में घर कर गया। वे अपने पास एक डायरी रखते थे जिसमें वो तारीख और समय के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते थे। उनके इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को द मोटरसाइकिल डायरीज का नाम मिला, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है।
सेम इसी नाम से साल 2004 में एक फिल्म भी बनी जिसमें उनकी सारी जर्नी को दिखाया गया है। इस सफर के बाद चे ने पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। इस सफर ने इन्हें इतना बदल दिया कि एक समृद्ध परिवार से होने के बाद भी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के नाम लिख दी। अपनी इसी जर्नी के वक्त इन्होंने जब लैटिन अमेरिका देश में पेजेंट्स की हालत देखी तो वे एक नए नाम चे गुएरा और एक नई सोच के साथ वापस आए। चे ने अपने रेवोल्यूशंस की शुरुआत ग्वाटेमाला से 1953 में की थी। उस समय जैकोबो आर्बेन्स वहां के प्रेसिडेंट थे। वो खुद एक सोशल रिफॉर्मर थे जो कि सोसाइटी में क्लास डिफरेंस को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। मगर अमेरिका को आर्बेन्स का यूं पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाना रास नहीं आया। अमेरिका ने CIA की सहायता से आर्बेन्स को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया और ग्वाटेमाला में अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। इस वजह से चे अमेरिका से बहुत नाराज थे और समझ गए थे कि आने वाले समय में अमेरिका हर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का विरोध करेगा। इसीलिए चे ने वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशंस के लिए कई प्लान्स बनाने शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत ग्वाटेमाला से हुई। यहाँ उन्होंने कई रिबेलियस ग्रुप्स में हिस्सा लिया जो आर्बेन्स की सरकार को हटाए जाने से नाखुश थे, पर पावरफुल ग्रुप ना होने के कारण उन्हें ग्वाटेमाला को छोड़ना पड़ा। ग्वाटेमाला में ही अर्नेस्टो राफेल गुएरा को अपना नाम चे मिला था। इसके बाद 1954 में वे मेक्सिको चले गए और एक हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम करने लगे, मगर यहाँ भी वे कुछ ही समय के लिए थे। इसके बाद उनकी मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स फिडेल और राउल कैस्ट्रो से हुई, जो कि क्यूबा को अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट से आज़ादी दिलवाने के लिए काम कर रहे थे। उन दिनों क्यूबा में फ्युलजेंसियो बैटिस्टा का राज था। इनके खिलाफ ही कास्ट्रो ब्रदर्स ने जंग छेड़ रखी थी, क्योंकि बैटिस्टा की सरकार सिर्फ अमेरिका को खुश रखने में ही लगी रहती थी। देश की हालात बहुत खराब थी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन बढ़ गई थी। इसी वक्त फिडेल कास्ट्रो ने जिम्मा उठाया और पूरे देश में बैटिस्टा की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। वे काफी लंबे समय से क्यूबा में कम्युनिज्म के राज के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर जून 1955 में फिडेल कास्ट्रो और चे गेवेरा की मुलाकात हुई और यही दोनों ने बैटिस्टा सरकार को हटाने का फैसला किया। इसके बाद चे क्यूबा में दाखिल हो गए। फिडेल चे गेवेरा के आइडियाज और विचारों से बहुत प्रभावित थे, जिसकी वजह से उन्होंने चे को अपने 26 जुलाई मूवमेंट का मेंबर बना लिया। इस मूवमेंट में फिडेल और राउल कैस्ट्रो ने चे गेवेरा और कुछ 82 हथियारबंद लोगों के साथ मिलकर बैटिस्टा की सरकार को गिराने की कोशिश की। चे की इस मूवमेंट में बहुत अहम भूमिका थी। वे मेडिसिन्स बनाने और लोगों को कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जिसमें जंग की मेन टेक्निक थी गुरिल्ला वॉरफेयर। क्यूबा में घुसपैठ करने के लिए चे और फिडेल ने एक पुरानी शिप का इस्तेमाल किया, मगर इनके इस प्लान की भनक बैटिस्टा को लग गई और बैटिस्टा ने इनकी इस मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चे के ट्रूप्स और बैटिस्टा की आर्मी के बीच मुकाबला हुआ, मगर सिर्फ 82 ट्रूप्स होने की वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में इनके लगभग सारे साथी मारे गए थे। बचे कुचे लोगों में चे भी शामिल थे, जो भागकर सेरा मेस्ट्रा के माउंटेन्स में छुप गए थे। अब फिडेल और चे के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि आम लोगों के हाथों में बंदूक दी जाए और क्यूबा में तख्ता पलट किया जाए। जुलाई मूवमेंट के फेल होने के बाद इन्होंने अपनी तैयारी पहले से ज्यादा कर ली थी। इस बार लोग और हथियार पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा थे। लोगों ने चे और फिडेल को अपना पूरा समर्थन दिया। सिएरा माएस्ट्रा में रहते समय चे ने ये देखा कि यहाँ ना तो स्कूल्स हैं और ना ही कोई हॉस्पिटल। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ के 40% से ज्यादा अडल्ट्स इलिटरेट थे। जंग की तैयारी के लिए चे ने यहाँ बॉम्ब बनाने की कई फैक्ट्रीज खोली। इसके साथ ही खाने की दिक्कत को खत्म करने के लिए ब्रेड बनाने के लिए यहाँ चे ने कई बेकरीज भी खोली और साथ ही उनकी तरफ से एजुकेशन पर जोर डाला जाता है और यहाँ स्कूल्स भी खुलवाए जाते हैं। यही नहीं, एक डॉक्टर होने की वजह से वे यहाँ हॉस्पिटल्स भी खुलवाते हैं। लोगों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद वे लोगों में काफी मशहूर हो गए थे। लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लग गए थे। अब क्यूबा में फिडेल की सरकार बन चुकी थी और यहाँ चे का एक और चेहरा देखने को मिलता है। चे को जब भी किसी पे शक होता तो वे उसे मौत के घाट उतार देता था। चे का मानना था कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो भी इंसान कॉम्बैट ट्रेनिंग, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देता या फिर उसकी बात मानने से इनकार कर देता था तो चे उसे मार देता था। बगैर किसी प्रूफ, सिर्फ शक के बिना पर ही वो लोगों को मार देता था। इन पहाड़ों में रहकर ही चे ने अपने ट्रूप्स को गरिल्ला वॉरफेयर में इतना माहिर कर दिया कि यूएस एयरफोर्स को भी इनके सामने घुटने टेकने पड़े।
यूएस क्यूबा का साथ इसलिए दे रहा था ताकि वो इनडायरेक्टली क्यूबा पर अपनी हुकूमत चला सके। यूएस और बतिस्ता की मिलिट्री को कई बार चकमा देने के कारण चे और कास्त्रो लोगों में काफी मशहूर हो चुके थे, जिसके वजह से कई लोग इनके साथ खुद ब खुद जुड़ चुके थे। अब इनके साथ तकरीबन 800 लोग और जुड़ चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1959 को कास्त्रो ने बतिस्ता की मिलिट्री को सीधा चुनौती दे डाली और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसी जीत के साथ ही अमेरिका ने क्यूबा से अपने हाथ पीछे खींच लिए और क्यूबा में कास्त्रो का राज आ गया। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान चे का है। सरकार बनते ही फिडेल कैस्ट्रो ने खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया और चे को सेकंड इन कमांड का दर्जा दिया। मगर कहीं ना कहीं चे को यह डर सता रहा था कि क्यूबा में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। 8 जनवरी 1959 में चे को हवाना में ला कबाना कैसिन का कमांडर बनाया। यहाँ चे ने कैस्ट्रो की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर एक शख्स को मौत के घाट उतारा। बाद में कैस्ट्रो ने चे को और भी जिम्मेदारी दी, जैसे चीफ ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा और प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री भी बनाया। यही नहीं, चे बेमिसाल डिप्लोमेट भी। ये पूरी दुनिया में क्यूबा का पॉइंट ऑफ व्यू लीडर होकर रखते। चे पूंजीवाद के खिलाफ अधिकारों को लोगों को बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। इन्होंने कई बार यूएस का पूंजीवाद को बढ़ावा देना और उसकी घटिया फॉरेन पॉलिसीज का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि क्यूबा के लोगों को कम्युनिस्ट विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन में लाना और उनका पालन करना चाहिए। जो भी इंसान ये नहीं कर सकता वो क्यूबा में रहने के लायक नहीं। 1960 में क्यूबा में पहली बार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाया गया था, जहां चे लोगों को न्यू मैन बनाने के लिए डाल दिया करता था। चे का मानना था कि ये कैंप्स लोगों को सुधारने के लिए। इन कैंप्स में कई एफ्रो क्यूबन प्रीस्ट्स को डाला जाता था और उनसे खूब मेहनत करवाई जाती थी ताकि वो एंटी कम्युनिस्ट विचारों को छोड़ दें और न्यू मैन की तरह इवॉल्व हो जाए। चे ने क्यूबा में अपने समय दौरान कई रिफॉर्म्स किए, जिनमें सबसे जरूरी था एग्रेरियन रिफॉर्म। इन्होंने सबसे पहले तो यूएस की फैक्ट्रीज को टेक ओवर किया और उनकी जमीनें भी छीन ली। सभी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया और प्राइवेटाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म होता चला गया। जिस तरह से इन्होंने सियरा माएस्ट्रा में एजुकेशन सेक्टर में काम किया, ठीक उसी तरह से इन्होंने क्यूबा में भी एजुकेशन पॉलिसीज पर जोर डाला, जिसका परिणाम ये निकला कि लेट 1960s तक क्यूबा का लिटरेसी रेट जो पहले 60% था, वो 96% तक पहुंच गया। चे को जब नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का प्रेसिडेंट बनाया गया तो इन्होंने सबसे पहले सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि क्यूबा की सोसाइटी में किसी भी तरह का डिसबैलेंस हो। यहाँ तक कि इन्होंने तो अपनी वाइफ को भी अपने किसी भी सरकारी पद का फायदा उठाने नहीं दिया। इनका मकसद क्यूबा के लोगों को इक्वालिटी और यूनिटी का पाठ पढ़ाने का था। ये ईगोइज्म और सेल्फिशनेस के सख्त विरोध थे। अब चे ने पब्लिक स्पीकिंग्स देना और आर्टिकल राइटिंग्स करना भी शुरू कर दिया था। इनकी फेमस राइटिंग्स में मैन एंड सोशलिज्म इन क्यूबा और गुरिल्ला वॉरफेयर आती। अमेरिका के साथ इनकी चलती लड़ाई की वजह से इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला दिया। इनका रिलेशन सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दोनों का सरकार चलाने का तरीका भी एक जैसा ही था, क्योंकि दोनों ही कम्युनिज्म को बढ़ावा देते थे। सोवियत का क्यूबा को सपोर्ट करने के पीछे का कारण सिर्फ अमेरिका को नीचा दिखाना ही था, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इसी वजह से अमेरिका को क्यूबा से इतनी जलन हुई कि अमेरिका ने क्यूबा में अपनी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया। इसके विपरीत अब क्यूबन लोग भी अमेरिकन से दोस्ती रखना पसंद नहीं करते थे। क्यूबा के ऐसे बर्ताव को देखकर अमेरिका इरिटेट हो जाता है और क्यूबा के साथ अब किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना चाहता और क्यूबा के खिलाफ बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को प्लान करता है। अमेरिका कुछ क्यूबन्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें कास्त्रो सरकार के खिलाफ भड़का के उनसे क्यूबा में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कास्त्रो की मिलिट्री इतनी केपेबल थी कि अमेरिका की ये साजिश नाकाम हो गई। भले ही इस हमले में क्यूबा का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मगर इस अटैक की वजह से चे और कास्त्रो को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने उन्हें क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करने की सलाह दी, जिसे चे और कास्त्रो दोनों ने अपना लिया। ऐसा करने से क्यूबा को लगा कि मिसाइल इंस्टॉल होने की वजह से अमेरिका दोबारा उन पर कभी हमला करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। मगर दुनिया की दोनों बड़ी शक्तियां यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। माहौल इतना खराब हो गया था कि किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। दोनों देशों की पीस मेकिंग पॉलिसीज की वजह से यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइल्स को हटा लिया और युद्ध की संभावना टल गई। चे और कास्त्रो दोनों नहीं चाहते थे कि क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटाया जाए, मगर यूएसएसआर के प्रेशर की वजह से इन मिसाइल्स को हटा लिया गया, जिस वजह से क्यूबा और यूएसएसआर के बीच में दरार आ गई।
दिसंबर 1964 में चे न्यूयॉर्क के दौरे पर थे और इसी समय यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर चे ने अमेरिका को खूब क्रिटिसाइज किया। वे अमेरिका के क्यूबा के इंटरनल मैटर्स में दखल करने और क्यूबा पर नजर रखने की वजह से अमेरिका से बहुत नाराज थे। भले ही चे क्यूबा में बड़ी शान से जी रहे थे, मगर अब उनका फोकस साउथ अमेरिका के दूसरे देशों की तरफ था, जहां पर वो क्यूबा की तरह ही क्रांति लाकर कम्युनिज्म को स्थापित करना चाहते थे, जिसके बाद वे फाइनली क्यूबा से चले गए। अगले 2 सालों तक किसी को भी मालूम नहीं था कि चे कहाँ हैं, वे जिंदा हैं भी या नहीं। चे चुपके से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपनी क्रांति को जलाए रखने में काम कर रहे थे। यहाँ ये पैट्रिस लुमुम्बा बटालियन के साथ मिलकर एक सिविल रिबेलियन की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने देखा कि पैट्रिस के पास ना तो प्रॉपर आर्मी थी और ना ही कोई प्लान। हालांकि चे ने पैट्रिस की आर्मी को ट्रेनिंग भी दी थी, मगर चे को यहाँ से बच के भागना पड़ा था। कॉन्गो में नाकाम होने के बाद चे ने 1966 में बोलिवियन रेवोल्यूशन का प्लान बनाया और सांता क्रूज इलाके में चुपके से एक गरेला ग्रुप को लीड किया। मगर इस ग्रुप के मुकाबले में बोलिवियन आर्मी काफी एडवांस थी। ऊपर से बोलिवियन गवर्नमेंट को CIA की भी पूरी सपोर्ट थी। चे और उसके ग्रुप को कई बार बोलिवियन आर्मी से भागना पड़ा था, लेकिन ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 7 अक्टूबर 1967 को एक लोकल में CIA को चे का पता बता दिया था, जिसके बाद 8 अक्टूबर 1967 को CIA और बोलिवियन आर्मी तकरीबन 1800 लोगों की फोर्स को लेकर चे को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन पे पहुंच गई। चे ने यहाँ भी बोलिवियन आर्मी का जम के मुकाबला किया, मगर आखिर में उन्हें आर्मी द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें एक स्कूल में बंदी बना के रखा गया था, जहां वे अपनी आखिरी रात गुजारते हैं। फिर बोलिवियन आर्मी एक जवान मारियो टेरान को चे गुवेरा को मारने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि चे के सर में एक भी गोली नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद मारियो चे के पास पहुंचते हैं। चे को अब एहसास हो जाता है कि उनके पास अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी हैं। तभी चे कहते हैं कि आई नो यू आर हियर टू किल मी, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। जिसके बाद मारियो चे के शरीर पर 9 गोलियां दाग देता है। उनकी मौत के बाद बोलिवियन आर्मी चे के हाथों को काटकर अपने पास रख लेती है, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि ये कोई और नहीं बल्कि चे गुवेरा ही हैं। चे की मौत के बाद कास्त्रो ने क्यूबा में चे की मौत की खबर दी और उनकी याद में एक पब्लिक मौन भी रखा गया था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। चे की मौत के बाद 1997 में चे और उनके साथियों के रिमेन्स को क्यूबा लाया गया और पूरे सम्मान के साथ चे के फाइनल राइट्स को पूरा किया गया। इनके सम्मान में इनके जन्मस्थल रोजारियो अर्जेंटीना में इनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। चे को इस दुनिया से गुजरे लगभग 50 साल हो चुके हैं, मगर वे आज भी रिबेलियंस और रेवोल्यूशनरीज के पोस्टर बॉय हैं। उनका पूरा जीवन एक क्रांतिकारी के रूप में ही गुजरा। अगर वे चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी क्यूबा में रह के बड़े शान और आराम से गुजार सकते थे, लेकिन अपने विचारों पर कायम रहने वाले चे ने अपने जीवन के आखिरी पलों तक भी एक क्रांतिकारी बने रहने का ही चुनाव किया।